बेईमानी से, झूठ से उस रिश्ते की नींव रखी गई थी। फिर भी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि माँ बाप से मेरा कोई संपर्क नहीं था। उस टाइम पे फ़ोन वगैरह इतने नहीं चलते थे। फिर भी मुझे अपने पापा का नंबर याद था, एक आंटी थी उनका नंबर याद था। उसी बीच मैंने अपने पापा को एक बार फ़ोन करने की कोशिश की। मैंने फ़ोन किया भी, 2 बार उससे पहले फ़ोन लगाया था, क्योंकि इतने पैसे नहीं दिए जाते थे मुझे, और पैसे तो खैर दिए ही नहीं जाते थे। बस जो भी ज़रूरी घर का सामान होता था वो ला के रखा जाता था। और जब भी मैं कभी अकेले निकलने की कोशिश की, कभी 2 बार मैंने भागने की कोशिश की, तो मुझे मारा पीटा गया। और किराए के ही मकान पे रहते थे, तो कभी इतनी ये नहीं थी कि हाँ मैं कहीं जा सकती थी। एक बार मकान मालकिन थी, उन्होंने कहा, मुझसे ही कहा कि चलो बाजार चलते हैं। शायद तीजों का टाइम था या करवा चौथ का टाइम था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना था कि कोई श्रृंगार लाने वाली बात थी। तो उन्होंने, आंटी ने कहा कि चलो ममता चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे पता था अच्छी तरह से कि हाँ अकेले जाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने उनसे मना किया। फिर भी मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे अंदर बंद कमरे में कितना भी मार लो, पर मेरी किसी के सामने बेइज्जती मत करो। तो मैं उनसे नहीं मना कर पाई कि क्या रीज़न है, मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि चल रहे हैं, अकेली थोड़ी जा रही है, चल मेरे साथ चल रही है, मैं बोल दूँगी उसको। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे से ही तो लड़ेंगे, इनसे थोड़ी कुछ कहेंगे, कोई बात नहीं है। मैं गई और अचानक से वापस आ गया, और आते आते छूटते ही उन्हीं के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मैं बोली नहीं, मतलब मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं बोलती थी तो फिर और ज़्यादा। तो उनके सामने थप्पड़ मार दिया सीधे उन्होंने। फिर मैं नहीं बोली कुछ, उन्होंने ही कहा कि अकेली थोड़ी गई थी, मैं साथ लेके गई थी। तो छूटते ही कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई अकेले जाने की, मेरे से क्या पूछ के गई थी, तुम होती कौन हो लेके जाने वाली। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब इस तरह का कोई बदतमीजी से जवाब देता है तो इनसे क्या जवाब दें। कोई बात नहीं, उस दिन से मेरी जो हिम्मत थी थोड़ी बहुत जो थी भी कि हाँ चलो अकेले नहीं जा सकती हूँ, किसी के साथ तो जा सकती हूँ, वो भी टूट गई। फिर उसके बाद में मेरा बेटा हो चुका था उस टाइम पे, थोड़ा खिलाने के लिए या वैसे थोड़ा बहुत हो गया था। तो मैंने पीसीयू से जाके अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं ममता बोल रही हूँ और ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के सिर्फ इतना कहा कि आज फ़ोन कर दिया है, आगे फ़ोन मत करना। क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद 1.5-2 साल हो चुके थे, और बस मेरा मन ये करता था मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ, इस नरक में नहीं रहना है मुझे। पर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं जाती भी तो जाती कहाँ, करती भी तो करती क्या, और इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं उससे लड़ सकूं, या अगर मैं जाऊं भी तो अकेले निकलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं यहाँ से भाग के जाती हूँ तो पता नहीं मेरे घर वाले मुझे रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। मेरे पापा ने ये जवाब दे दिया तो फिर और टूट गई मेरी हिम्मत। फिर भी जैसे तैसे जब भी मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे बात करनी है, तो मुझे शायद जो कुछ थोड़ा बहुत ठीक होता भी था तो वो चीज़ और बदल जाती थी। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये चीज़ बदल गई। होली का टाइम था, 4 महीने का मेरा बेटा था उस टाइम पे, बड़ा वाला। तो मैंने कहा मुझे मम्मी से बात करनी है। मुझे बहुत रोना आता था, मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे। इतनी लड़की की गलती होती है उतनी उसको समझ नहीं होती। आज मैं खुद 12 से 13 साल बेटी की माँ हूँ, मुझे खुद लगता है कि अपने माँ बाप मतलब अपनी बेटी से ऐसी बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए कि जो कोई बात वो किसी और से न कह सके, वो कम से कम अपनी माँ से कह सके। इतना विश्वास अपने रिश्ते में होना चाहिए। अगर डांटते भी हैं तो उन्हें इतना प्यार भी होना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इसी कमी की वजह से आज मेरी ज़िंदगी ये हो गई है। मैंने जब बोला तो मुझे इतना मारा कि मेरी ये पूरी आँख सूज गई थी, ये पूरी आँख मेरी नीली पड़ गई थी। और शायद 4 से 5 दिन उस
सूजन को मेरे जाने में लगा था, सिर्फ इस वजह से कि मैंने जाने का नाम क्यों लिया। वो चीज़ बीती, जैसे तैसे सब चीज़ ठीक हुई, आना जाने का कोई नाम ही नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसी बीच फिर मेरा बेटा दूसरा जो है वो हुआ, और शायद उस टाइम पे वो 4 या 5 महीने का ही था, सर्दी का टाइम था। मुझे हर वो चीज़ याद है जब मैंने निकलने की वहाँ से कोशिश की, हर वो बात याद आती है जब मैंने घुट घुट के उस ज़िंदगी को जिया था। तब मैंने अपने, शायद दिवाली का ही टाइम आने वाला था या शायद होली आने वाली थी, सर्दी का टाइम था, इतना मुझे पता है। मैं अंगीठी पे खाना बना रही थी, मैंने कभी अपने घर पे खाना नहीं बनाया था, कभी मैंने अपने घर पे खाना बना के नहीं जाना था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी मैंने सब वो काम किए। कोई मुझे बताने वाला नहीं था, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई मुझे ये कहने वाला नहीं था कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। फिर भी मैंने हर वो चीज़ की, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होने दी। घर के काम, बच्चों के काम, जबकि मैं खुद उस टाइम पे एक बच्ची थी, और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती थी तो सारा सामान फेंक देना, सारा खाना फेंक देना, सब कुछ कर देना। और ये चीज़ मैं इसमें साबित नहीं कर पाई, इसमें साबित नहीं कर पाई कि ये चीज़ मेरे साथ होती थी, क्योंकि मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। कहाँ से लाती प्रूफ? फिर मेरा बेटा हुआ, 6 से 7 महीने का था, तब पहली बार मैंने अपनी मम्मी, मेरी आंटी का, पापा से तो मना ही कर दिया पापा ने कि कॉल मत करना, पर एक आंटी का नंबर मुझे याद था, मैंने उन आंटी को कॉल किया। और शायद कम से कम नहीं तो मैंने, क्योंकि तब इतनी परमिशन हो गई थी मुझे कि हाँ, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल से लाना और लेके आना, इतना हो गया था। क्योंकि पता लग गया था कि हाँ, अब इससे ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगी। क्योंकि इस तरह से माहौल और इस तरह से मेरी मानसिकता कर दी गई थी कि मेरी लिमिट सिर्फ इतनी है। कहते हैं एक हाथी को भी अगर एक डोरी से बांध के रखा जाता है ना, और उसकी लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतना ही दायरा है, तो वो उतने में ही रहता है। तो मेरा दायरा उतना ही सीमित कर दिया गया था, मेरी मानसिकता इतनी ही सेट कर दी गई थी। और जब एक शेर भी होता है ना, तो उसे चाबुक के बल पे सर्कस में नचा दिया जाता है। तो मैं तो एक इंसान थी, इतनी बुद्धि विकसित नहीं थी मेरी, तो मैं उसी दायरे में सिमट के रह गई थी। लेकिन फिर भी एक मन में चाहत होती है, माँ की, बाप की, भाई की। मेरे राखी थी, त्योहार आते थे तो मैं रोती थी कि मेरा सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ नहीं है। पर फिर भी राखी होती थी, मैं गांठ बांध लिया करती थी, राखी लेके आती थी, उन्हीं में बांट लेती थी। दोज होती थी तो मैं रख लेती थी, दिलाता सब कुछ था, वो ये नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन ऐसे बीते थे कि हाँ, ना घर में आटा था, ना दाल, मतलब ना आटा था, ना बनाने का साधन था, कपड़े धोने तक का साबुन भी नहीं था। मैंने वो टाइम भी उसके साथ गुजारा था। बस ये था कि मुझे मेरे माँ बाप मिल जाए, अगर मेरी ज़िंदगी ये है तो यही ठीक है। फिर मैंने आंटी को कॉल किया, उन आंटी से बात होती थी, तो जब आंटी से बात होती थी तो मम्मी से बात नहीं हो पाती थी। मैं कॉल करती थी तो मम्मी नहीं मिल पाती थी, मम्मी मिलती थी तो मैं कॉल नहीं करती थी। हार खा के इस चीज़ को धीरे धीरे 4 से 5 महीने बीते। तब एक दिन आंटी ने ही समझा के कहा, ले ऐसा कर, तो जब भी फ़ोन करती है, मेरे पास जो भी बच्चों को चीज़ के लिए पैसे मिलते थे उन्हीं से मैं कॉल करती थी, क्योंकि उस टाइम पे 20 रुपये, 2 रुपये से 3 रुपये की कॉल एक लगती थी। सन 2007 की बात बता रही हूँ मैं ये। उस बीच 7 से 8 साल बीत चुके थे और 2 बच्चे मेरे हो चुके थे। इस बीच मेरी 2 से 3 बार तबीयत भी खराब हुई, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। जब भी मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे पड़ोसी मेरे साथ होते थे। फिर भी मैंने उस चीज़ की वो नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उम्मीद रखनी नहीं है, मुझे मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जैसा भी है, जो भी है। मेरी मम्मी से बात हुई, आंटी ने मम्मी को बुला के रखा था, 1-1.5 घंटा हो गया था, लेकिन मैं किसी भी वजह से उस दिन फ़ोन नहीं कर पाई। 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया तो मेरी पहली बार मम्मी से बात हुई। और जब
मम्मी से बात हुई तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, सिर्फ रोना ही रोना आ रहा था और कुछ नहीं था। क्योंकि इतने 7 से 8 साल के बाद में मेरी मम्मी से बात हो रही थी। और तब फिर मैंने मम्मी को फ़ोन नंबर दिया, तो जिसके यहाँ से मैं फ़ोन करती थी उन्हीं का ही मैंने नंबर दिया। मैंने कहा अंकल मेरी मम्मी का नंबर है, अगर कुछ हो तो आप मुझे आवाज़ लगा देना, मतलब बुला लेना। तो बात हुई, फिर मैंने मम्मी को बताया। तब उनने पहली बार एड्रेस मैंने बताया, चोरी छुपे, इसको नहीं बताया था मैंने बिल्कुल भी। तो ऐसे मेरा आना जाना हुआ। पहली बार मेरा भाई पहुंचा था, जिस दिन वो पहुंचने वाला था तब मैंने बताया था कि हाँ ऐसी सी बात है और मैंने घर पे बात की है और आज भाई आ रहा है मेरा। तब मुझसे सीधा यही जवाब, किससे पूछ के कॉल की, किससे पूछ के बताया, तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ वैसा किया। फिर भी मैंने यही समझाया, मैंने कहा अब मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा भी मन करता है, जब तुम्हें समझा समझा के थक गई, जब नहीं सुना तो मैंने बता दिया। फिर इसके मन में ये आया कि अब इसको ले जाएंगे इसके घर वाले और अब मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उस बीच में मेरे दिमाग में बस इतनी बात आ चुकी थी कि अगर मैं ऐसा कुछ करती भी हूँ, अब मैं छोड़ के जाती हूँ तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा। तब तक मुझे इतना लग चुका था कि 2 बच्चे हैं मेरे और अब अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी। फिर मेरे माँ बाप ने पूछा कि ऐसे कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब मैंने उन्हें बताया, आराम से सारी बातें हुई। मेरा भाई आया, घूम के चला गया। बहुत प्यार करता था उस टाइम पे वो, क्योंकि जो तड़प कहीं ना कहीं मेरे मन में थी अपने भाई के लेके, माँ को लेके, वो कहीं ना कहीं उसके मन में भी थी। लेकिन इस आदमी ने सब खराब कर दिया। आज वही मेरा दुश्मन बना दिया है, उसी को मेरा दुश्मन बना दिया और मुझे मेरा दुश्मन बना के आज उसका सगा बन गया है, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ रह रही हूँ। यहाँ क्यों रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, ये भी कभी शेयर करूँगी। पहली बार जब मैंने अपने घर पे आने की बात की, उस बात पे भी लड़ाई कि नहीं जाएगी, नहीं जाना है। मैंने बहुत समझाया, बहुत वो किया, क्योंकि मेरे मन में कहीं उस टाइम पे ये बात नहीं रह गई थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि अब अगर मैंने ऐसा कुछ फैसला लिया तो मुझे मेरे बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। और एक औरत अगर कमज़ोर हो जाती है तो अपने बच्चों के लिए कमज़ोर हो जाती है। वो अपने लिए लड़े या ना लड़े, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो ज़रूर लड़ती है। और मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील करती थी। फिर मैं जब अपने घर आने का मैंने फ़ैसला लिया, मैं अपने घर नहीं आई थी। पहली बार मेरी मम्मी मुझे अपने घर लेके नहीं आई थी कि सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मेरी मम्मी मुझे एक मंदिर है वहाँ पे मिली थी और वहीं से मिलके मुझे वापस कर दिया। मैं वहीं से वापस हो गई। फिर भी मुझे तसल्ली थी कि कम से कम चलो मेरे मम्मी पापा मिले थे। उसके बाद फिर मैं गई, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था, सही चल रहा था। और कहीं ना कहीं बस सही तभी तक चल रहा था जब तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। मैं किसी बात के पीछे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती या कुछ नहीं, हर किसी का सम्मान किया मैंने। लेकिन शायद वही मेरी गलती थी सबसे बड़ी, कि जो मेरे साथ गलत हुआ उसके खिलाफ मैंने आवाज़ नहीं उठाई। जब घर से आना जाना हो गया था तो फिर मैं किराए पे रहता था, इसके पास अपना कुछ नहीं था, सिर्फ कमाना था, खाना था। उस बीच इसका हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा आए वहाँ से। इतने पैसे नहीं थे इसके पास कि हाँ ऑपरेशन भी हो पाता। तो मेरे मम्मी पापा आए वहाँ से, जो भी उनसे जैसा भी बन पाया उन्होंने हेल्प की। रात के 9:30 से 10 बजे वो लोग पहुँचे। सर्दी का टाइम था, इसके खुद के रिश्तेदार थे, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं होता था, सिर्फ मतलब के थे। जब मेरे बच्चे हुए थे तब भी कोई खड़ा नहीं था, मेरा छोटा बेटा हुआ तब भी कोई खड़ा नहीं था। लेकिन ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी थी कि मैं जहाँ पर भी रही, कहीं भी रही, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत अच्छे मिले। आज मैं उनसे दूर हूँ, आज वो मुझसे दूर हैं, लेकिन फिर भी मैं आज उनको याद करती हूँ, मैं आज उनको फील करती हूँ
कि मेरे अपने ना होते हुए भी उन्होंने मेरा साथ निभाया। जब मैं पड़ी थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी, डॉक्टर मेरे दरवाजे पे था। आज मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। मेरे पड़ोस में रहती थी एक पूनम की नाम की, उनकी सास थी, तो वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे अपने बेटे से, 7 महीने की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ममता क्या हुआ? मैंने कहा अम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो उस टाइम पे मैं उल्टी कर रही थी और उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, तो वो जाके डॉक्टर को बुला के लेके आई और डॉक्टर मेरे दरवाजे पे, और मुझे उल्टियाँ हो रही थी। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी। मुझे नहीं पता कि पैसे किसने दिए, उन्हीं ने दिए। और मैं दवाई खा के, उन्होंने मुझे दवाई खिलाई, खिला के मैं लेट गई और मेरी जो उल्टी थी ना उन्होंने साफ़ की। मेरे अपने होने के बाद में भी मेरे पास कोई नहीं था। वो एहसान मैं उनका कभी नहीं भूल सकती। और आज लगभग 9 से 10 साल होने जा रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनका वो एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा। वो दर्द, वो अकेलापन, वो मैं साबित नहीं कर पाई। वो मेंटली टॉर्चर मैं साबित नहीं कर पाई। मुझे वो भी इतना नहीं खल रहा था, कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे तब खला जब किसी ने ये कह दिया कि मैं लड़ रही किसी भी बात को लेके। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ होते हैं। पहली बात तो मेरी किसी से लड़ने की ऐसी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलत बात होती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। बोलने की मुझे परमिशन नहीं थी तो मैं जल्दी किसी से बोलती नहीं थी। फिर भी कोई ऐसी बात हो गई थी, इसी के कोई मिलने वाला था तो मैंने कुछ कह दिया था, तू मैं हुई। और उसके बाद में मैं छत पे जाके बैठ गई और उसने नीचे से आके इसके कान भर दिए। और जो अड़ोस पड़ोस के थे ना, उन्होंने मुझसे कहा कि ममता देखो तुम्हारे आदमी से ऐसे ऐसे करके कहा जा रहा है। मैंने कहा कहने दो, कोई बात नहीं, मुझसे आके पूछेंगे तो। लेकिन वो गलती थी मेरी, नहीं पूछा मुझसे कुछ भी। आते आते सब लोगों के सामने मुझे छुट थप्पड़ मार दिया। वो टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर सबने कहा, जिनको भी पता था कि मेरी गलती नहीं है, उन्होंने कहा भी कि तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें कम से कम अपने बच्चों से पूछना तो चाहिए कि गलती किसकी है, क्या बात है, क्या नहीं है। छूटते उन्हें जवाब दिया, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? मेरी बीबी है, चाहे मैं मारूं चाहे ना मारूं, मैं चाहे जान से मारूं, तुम होते कौन हो बोलने वाले? बजे मुझसे जवाब दिया तो फिर वो चुप हो गए। उन्होंने इतना ही कहा, बेशक तुम्हारे बच्चे हैं, बेशक तुम्हें हक है मारने का, लेकिन इतना तो हक होना चाहिए बोलने का किसी को कि उसकी गलती है या नहीं है। तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए, कम से कम पूछ तो सकते थे कि बात है क्या। तुमने दूसरों के आने में, दूसरों की बातों में आके छूटते उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन से मेरे बीच में कोई नहीं बोलता था, चाहे अगर ये मुझे मारता भी था तो भी कोई नहीं बोलता था, चाहे मेरी गलती होती थी या नहीं होती थी। मतलब मैंने वो सारी चीज़ें बिना गलती के सही थी। और सहने का मेरे पास रीज़न सिर्फ यही था कि मेरे बच्चे। और जब हद से ज़्यादा आगे बात बढ़ गई थी